37 वीक से पहले कोई भी बच्चा पैदा हो उसे हम प्रीमैच्योर बेबी कहेंगे। आज मेडिकल साइंस 25 हफ्ते से ऊपर वाले बच्चों को मैनेज कर रहा है। 25 हफ्ते से नीचे बच्चों को हम वायबल नहीं कहते। इनकी इमैच्योरिटी की वजह से कई बार ऐसा होता है कि कई बॉडी ऑर्गन्स को परमानेंट डैमेज होने का खतरा होता है। किसी भी बच्चे के बारे में उसको महीने की उम्र पर देखकर या 2 महीने की उम्र पर देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा कब बैठना शुरू करेगा, कब चलना शुरू करेगा, कब पहला शब्द बोलेगा। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे और वीडियोस देखने के लिए। और आज बात हम करेंगे प्री मैच्योर बेबी, वो बच्चे जो समय से पहले पैदा होते हैं, उनकी किस तरह से देखभाल की जाती है। इसी के बारे में बात वेटरन पीडियाट्रिशियन डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। सो प्री मैच्योर बेबी, समय से पहले बच्चे जो पैदा होते हैं, अब किसे कहते हैं प्री मैच्योर बेबी, आप किसे मानते हैं? जैसा कि हर एक मदर को पता है कि टोटल प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है, दैट मीन्स 270 दिन। प्रीमैच्योरिटी हम 37 वीक से पहले कोई भी बच्चा पैदा हो उसे हम प्रीमैच्योर बेबी कहेंगे। लेट प्री टर्म बेबी होते हैं जो कि 34 वीक से 37 वीक्स वाले होते हैं, और फिर 34 वीक से 30 वीक्स और 30 वीक से नीचे वाले बच्चे। आज मेडिकल साइंस 25 हफ्ते से ऊपर वाले बच्चों को मैनेज कर रहा है। 25 हफ्ते से नीचे बच्चों को हम वायबल नहीं कहते। तो 25 हफ्ते से ऊपर कोई भी बच्चा हो, उसका कितना भी वजन हो, उसको लीगली हमें परमिशन है हैंडल करना और उसको बचाने की कोशिश करना। रीज़न क्या होते हैं प्रीमेच्योर? क्योंकि 7वां महीना 8वां महीने में बच्चे हो जाना सुना है, पर अक्सर उससे भी पहले क्या रीज़न होते हैं प्रीमेच्योर बेबी? सिंपल वर्ड्स में, बच्चे को बड़ी जल्दी है बाहर आने की, यही कहा जा सकता है। क्योंकि बच्चादानी में होता है। कई बार यूट्रस बच्चादानी कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो जाते हैं मदर के इन्फेक्शन की वजह से। कई बार जो सर्वाइकल कैनाल होती है, जो कि एक फाइनल रास्ता है बच्चेदानी का, उसका लेंथ बड़ा छोटा हो जाता है, वो खुल जाती है, मुंह खुल जाता है बच्चेदानी का, तो बच्चा नीचे की तरफ आने लगता है। कई बार जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, जो पानी होता है बच्चेदानी में, जो बच्चे के चारों तरफ एक कुशनिंग इफेक्ट देता है, वो लीक हो जाता है तो बच्चा बाहर निकल पड़ता है। यही कुछ कारण होते हैं प्रीमैच्योरिटी। तो अब ये कहा जा सकता है कि 25 हफ्ते से ऊपर के बच्चों को भी बचाया जा सकता है? बिल्कुल। और ये किस तरह से डिफरेंट होते हैं नॉर्मल बच्चों से, प्रीमैच्योर बेबी जो होते हैं? देखने में अगर आप बच्चे को देखेंगे तो उसको आपको सारे अंग नज़र आएंगे। साइज छोटा होगा, ऑर्गन्स छोटे होंगे, और क्योंकि प्रीमैच्योर है तो उनकी मैच्योरिटी भी कम होगी। दैट मीन्स साइज छोटा और फंक्शनिंग इमैच्योर होगी। तो हर बॉडी पार्ट की, जिसमें कि लंग्स हैं, हार्ट है, ब्रेन है, इंटेस्टाइन है, सारी चीज़ें इमैच्योर है, उनकी फंक्शनिंग इमैच्योर है। यही फ़र्क है एक प्रीमैच्योर बच्चे में एक नॉर्मल बच्चे से। कितना चैलेंज होता है डॉक्टर्स के लिए प्रीमैच्योर बेबी को बचाना? क्योंकि अब पिछले कुछ सालों से, और मेरी करियर की शुरुआत मैंने प्रीमैच्योर बेबीज़ और न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट को सेटअप करने से की थी। तो ये हमारा पैशन है, प्रीमैच्योर बेबीज़ को हैंडल करना और उन्हें बचाना। जैसे कहते हैं ना कि आप तलवार की नोक पर, तलवार की धार पर आप चल रहे हैं बच्चे को, इस किस्म के बच्चे को हैंडल करने में। बिकॉज इनकी इमैच्योरिटी की वजह से कई बार ऐसा होता है कि कई बॉडी ऑर्गन्स को परमानेंट डैमेज होने का खतरा होता है। कब वो स्टेज आती है इन बच्चों को हैंडल करते वक्त, जबकि हम उस तरफ जा चुके हैं। दैट मीन्स हमने बिकॉज ऑफ द ट्रीटमेंट कह लीजिए, बिकॉज ऑफ प्रीमैच्योरिटी कर लीजिए, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस कह लीजिए, कि कोई परमानेंट डैमेज अगर हो गया तो दैट मीन्स इस बच्चे को हम क्या लाइफ दे रहे हैं आगे की। पिछले 20 सालों में इसी किस्म के परमानेंट डैमेज को बचाने के लिए सारे एफर्ट्स किए गए हैं, और आज हम सक्सेसफुली कह सकते हैं कि 28 हफ्ते से ऊपर जो बच्चे हैं उनमें इंटैक्ट सर्वाइवल, दैट मीन्स उनको कोई भी ऑर्गन डैमेज ना हो, 90% इंटैक्ट सर्वाइवल है।
विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। उससे छोटे बच्चों में यस, डिस्क्लेमर हमें डालना पड़ता है कि कई बार यस, इन बच्चों के ब्रेन, इनके जो न्यूरो डेवलपमेंट और इनके जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं वो शायद पूरी ना हो, बट देन साइंस यही है, अगर हम बचाने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम कभी भी स्टेज पे पहुंचते भी नहीं। तो किस तरह की चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आती हैं? आईसीयू में बच्चों को रखा जाता है? यस, तो इस किस्म का बच्चा जैसे ही पैदा होता है सीधा ऐसी जगह पे पैदा हो जहां पर ये फैसिलिटीज हों। इस किस्म के बच्चे को आप एक सेंटर से दूसरे सेंटर ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्ट के दौरान ही इतनी ज़्यादा इंसल्ट इस बच्चे को हो चुकी है कि उसका बचना और परमानेंट डैमेज से बचना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसा बच्चा वहीं पैदा हो जहां फैसिलिटी हो, इमीडिएटली कुछ मिनटों में ही उसको सारी फैसिलिटीज़ मिलें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी इन बच्चों को चाहिए वो है गर्माश। दूसरी चीज़, इन बच्चों के फेफड़े पिचके होते हैं, उनको इमीडिएटली हमें एयर, ऑक्सीजन लंग्स में पहुंचानी है, लंग्स को खोलना है। लंग्स को खोला जाता है इमीडिएट वेंटिलेशन के साथ, एज वेल एज एक स्पेशल दवा आती है सर्फेक्टेंट, जिसका कि नाम सर्फ एक डिटर्जेंट से डिराइव किया गया है। ये दवा जब लंग्स में दी जाती है बुलबुले पैदा करती है और लंग्स को खोल देती है, जिससे कि ऑक्सीजन जाए और जो बच्चे के लंग्स में ब्लड जा रहा है वो ऑक्सीजनेट हो। मेजर प्रॉब्लम इन बच्चों को लंग्स की इमेच्योरिटी की वजह से होती है और लंग्स की इमेच्योरिटी की वजह से हार्ट की फंक्शनिंग पुअर होती है। और अगर बॉडी ऑर्गन्स को पूरा ऑक्सीजन ना मिले, जैसे कि ब्रेन को ना मिले, तो आपको पता है ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन क्या क्या कर सकता है। इंटेस्टाइन को ऑक्सीजन ना मिले तो पेट फूल जाता है, बच्चा अपने डाइजेशन पूरा नहीं कर पाता। सो एवरी बॉडी ऑर्गन इनका इमेच्योर है और उसको पूरे अमाउंट में ऑक्सीजन और खुराक मिलना ज़रूरी है। यही हमारा एम है जो हम मशीनों के ज़रिए अचीव करने की कोशिश करते हैं। अगले कुछ दिनों से अगले कुछ हफ्तों तक एक बार बच्चा नियोनेटल आईसीयू में घुसा तो उसका सफ़र कुछ हफ्तों से कुछ महीनों रहता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका वज़न कितना है, उसकी मैच्योरिटी कितनी है। बड़ा नाजुक काम है ये करना। पेरेंट्स के लिए भी बड़ा क्रिटिकल पोजीशन होती होगी। आपने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को देखा, बहुत सारे बच्चों को आपने हैंडल किया, प्री मैच्योर बेबी। बिल्कुल। पेरेंट्स से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उस दौरान जब बच्चा आईसीयू में होता है? देखिए, एज डॉक्टर्स हमें पता है कि ये बहुत ही क्रिटिकल फेज़ है पेरेंट्स के लिए, बिकॉज बच्चा एक जो ये लंबा सफ़र है इसमें उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे, जिससे भी हम पहले दिन ही पेरेंट्स को बता देते हैं कि ये होना ही होना है। आज अगर मैंने कह दिया चौथे दिन कि आपका बच्चा स्टेबल है, सेफ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल या अगले कुछ दिनों तक सेम सिचुएशन जारी रहेगी। कई बार अप्स एंड डाउन होते हैं, तो हमें उन्हें बताना पड़ता है कि ये अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। वी नीड योर सपोर्ट, हमें आपकी पेशेंस की ज़रूरत है। लंबा सफ़र है, बच्चा नाजुक है, बच्चा इमेच्योर है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके बॉडी ऑर्गन्स रेस्पॉन्ड करें इस किस्म के ट्रीटमेंट को, वी विल सेल थ्रू। जो पेरेंट्स इस बात को समझते हैं और जिन्हें नज़र आ रहा है हमारा एफर्ट, वो हमें पूरा कोऑपरेट करते हैं और ऐसे में हमें मदद मिलती है बेटर आउटकम्स की। बहस होती रहे और उन्हें वो निराश हो जाएं तो डेफिनेटली मदर के लिए तो बड़ा बुरा होता है। मदर का जो मिल्क प्रोडक्शन है वही बंद हो जाता है और प्रीमेच्योर बच्चे को तो सिर्फ माँ का दूध दिया जा सकता है। सो हमें चाहिए बोथ मदर एंड फादर इन परफेक्ट स्टेट ऑफ माइंड, सो दैट उन्हें उनका कोऑपरेशन हमें मिलता रहे और बच्चा आगे बढ़े। एक बार जब आप एक बच्चे को आईसीयू से निकालकर पेरेंट्स के हाथ में सौंपते हैं, बच्चे की जान बच गई, ऑर्गन्स भी बच गए, लेकिन अब आगे केयर कैसे की जाए? तो इस किस्म के बच्चों को एक्सट्रीम केयर की ज़रूरत है और पिछले लास्ट के जो उनके कुछ दिन होते हैं उनमें हम मदर को कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर करते हैं इस किस्म के बच्चे को हैंडल करना, क्योंकि ये बच्चा कभी भी उस वज़न पे घर नहीं जाएगा जिसकी कि हमें उम्मीद थी कि भाई वो 2.5 किलो का, 1 किलो का बच्चा 2.5 किलो होके घर जाए, वो ऐसा होता नहीं है। 1 किलो का बच्चा 1500 ग्राम का होता है तो पेरेंट्स को हम बच्चा थाम देते हैं और वो घर ले जाते हैं। पर हमें उन्हें प्रिपेयर करना पड़ता है इस किस्म के बच्चे को हैंडल करना, राइट फ्रॉम कि बच्चे को पकड़ना कैसे है, बच्चे को दूध कैसे देना है, बच्चे की साफ़ सफाई कैसे रखनी है,
कौन सी दवाइयाँ देनी हैं, डेंजर साइंस क्या होते हैं, कब अस्पताल की तरफ भागा जाए, और बहुत सारी जांचें जो इनकी चलती रहती हैं, स्पेशली आई एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन ब्रेन्स के लिए, एंड प्लस न्यूरो डेवलपमेंटल असेसमेंट कि क्या ये बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ, उसकी समझ, उसका कॉग्निशन पूरा नॉर्मल है या नहीं। तो कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी आँखों का एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि ऑक्सीजन देने की वजह से होता है। बर्थ पे हम बच्चे को ऑक्सीजन दे रहे हैं उसकी जान बचाने के लिए, और यही ऑक्सीजन उसके लिए पॉइजन साबित होती है उसकी आंखों के लिए, एंड कैन कॉज ब्लाइंडनेस। सो हर बच्चा जब 4 हफ्ते की उम्र पे पहुंचता है उसकी हम आंख को एग्जामिन करते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी के लिए, और अगर वो आरोपी पाया जाता है तो उसका लेजर कर दिया जाता है वहीं पर, बच्चे का वजन कुछ भी हो। तो ये एक चीज है जिसे हमें डिटेक्ट करना है। ट्रीटमेंट इज इजी। नंबर 2 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ब्रेन से रिलेटेड। कई बच्चों को दूसरे तीसरे दिन ब्रेन में खून का रिसाव होता है जिसको आप रोक नहीं सकते, वो ब्लड प्रेशर चेंजेस की वजह से होता है। अगर वो माइल्ड वैरायटी हो तो बच्चा रिकवर कर जाता है, उसका कोई भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता। बट अगर वो मेजर वैरायटी है डेफिनेटली वो असर रखेगा बच्चे की समझ, उसके कॉग्निशन, उसके पूरे डेवलपमेंट पे। हम इस किस्म के बच्चे के कई अल्ट्रासाउंड्स करते हैं ये पता करने के लिए कि अगर वो सीरियस ब्लीड हो चुकी है तो तब हमें माँ बाप को बताना पड़ता है। इस चीज़ को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते बाय एनी मीन्स अदर देन कि हम उसके साथ में बिल्कुल जेंटल ट्रीटमेंट हर चीज़ का, दैट मीन्स ब्लड प्रेशर के चेंजेस जेंटल हों, ऑक्सीजन के चेंजेस जेंटल हों, हार्ट रेट के चेंजेस जेंटल हों, बच्चे की हैंडलिंग जेंटल हो। और ये सब तो हम उम्मीद रखते ही हैं किसी भी न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के स्टाफ से। ये तो स्टाफ, लेकिन जब घर पे एक माँ बच्चे को संभाल रही है, पेरेंट्स है, फैमिली, उनके लिए अगर कुछ आप हिदायतें दे सकें। टिप्स में ये है कि जब बच्चा आपका न्यूनेटल आईसीयू में रखा गया है और आप रोज़ आते हैं, हम मदर्स को कहते हैं आप रोज़ आइए, बच्चे को हाथ लगाइए, बच्चे को उठाना शुरू करिए। जैसे ही बच्चा रेस्पिरेटरी सपोर्ट से निकलता है तो धीरे 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 स्टाफ नर्सेस की मदद से, डॉक्टर्स की मदद से वो सीख जाते हैं कि ये बच्चा थोड़ा स्पेशल है, इसको कैसे संभालना है। और ये सफ़र उनका कई हफ्तों का होता है, कई हफ्तों तक वो आते रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द मदर्स इतने अपने बच्चे को जानने लग जाते हैं कि वो हमें बता पाते हैं कि आज हमें ये बच्चा ठीक नहीं लग रहा है। ओके। तो उनके जो 6th सेंस होता है हम उसका पूरा विश्वास करते हैं। एंड एट द सेम टाइम इस किस्म के मदर्स को हम अच्छी तरह से ट्रेन करते हैं। जब वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हर किस्म की हैंडलिंग को, तभी हम उनको घर भेजते हैं। और हम मदर्स को एक आर्टिफिशियल जो रेस्पिरेशन है, कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन है, सीपीआर टेक्निक्स है, वो भी बता के और उनको ट्रेन करके हम घर भेजना चाहते हैं कि जैसे कभी ना कभी अगर किसी बच्चे को इस किस्म की ज़रूरत पड़े तो वो उसको रेसिसिटेट कर सकें और अस्पताल जल्दी से जल्दी ला सकें। कितना वक्त लग जाता है इन बच्चों को नॉर्मल बच्चे जैसा होने में? देखिए कुछ तो सस्पेंस होता है जब तक कि ये बच्चा अच्छी तरह बढ़ने ना लगे डेवलपमेंटली, दिमागी तौर पर, तब तक ये सस्पेंस रहेगा। किसी भी बच्चे के बारे में उसको महीने की उम्र पर देखकर या 2 महीने की उम्र पर देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये बच्चा कब बैठना शुरू करेगा, कब चलना शुरू करेगा, कब पहला शब्द बोलेगा। ये सस्पेंस रहेगा। और क्योंकि हम इन बच्चों को रूटीनली फॉलोअप करते हैं और यही सब चीज़ें हैं जिनका कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। कुछ चीज़ें हैं जैसे मैंने आपको बताया आँखों के ऊपर असर, उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं लेज़र से। बट क्या इस बच्चे की समझ, क्या इस बच्चे की स्कॉलस्टिक स्कूल परफॉर्मेंस नॉर्मल होने वाली या नहीं, उसका कोई मार्कर नहीं है। वो तो जब वक्त आएगा तभी मालूम पड़ेगा। यस, एक चीज़ है स्टिमुलेशन ऑफ द बेबी। हाफ डैमेज ब्रेन को भी अगर आप स्टिमुलेट करेंगे, वो ब्रेन स्टिमुलेट हो के अचीव करेगा अपना पोटेंशियल। और उसके लिए अगर मदर और पेरेंट्स को ही कोशिश करनी पड़ेगी। बेस्ट पर्सन टू डू इज द मदर एंड द अदर केयर टेकर्स। इसीलिए हम कहते हैं बच्चों से बात करते रहिए, बच्चों को स्टिमुलेट करते रहिए, उनका ब्रेन स्टिमुलेट होता है और स्टिमुलेट होने पे वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अचीव करेगा। दिस इज द ओनली वे आउट, कोई दवा नहीं है इसकी। आप
कितनी फ्रिक्वेंटली बुलाते हैं फिर जब एक बार बच्चा घर चला जाता है? तो हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है उसमें जो नियोनेटल आईसीयू की स्टाफ नर्सेज हैं वो उन पेशेंट्स को फ़ोन करती रहती हैं। पहला विजिट उनका 48 आवर में होता है, उसके बाद में 48 आवर में एक और विजिट, डिपेंडिंग अपॉन मदर का कॉन्फिडेंट लेवल। फिर हम उनकी फ्रीक्वेंसी जो है एवरी वीकली, एवरी 14 डेज़ बुलाते रहते हैं। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बच्चे का वज़न देख सकें और प्लस देख सकें मदर किस तरह बच्चे को हैंडल कर पा रही है और बच्चा प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट प्रॉपर है या नहीं।